हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है एच पी पी एस ई हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है एच पी पी एस सी सेट जो टेस्ट जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है कॉलेजेस में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्त करने के लिए एक एलिजिबिलिटी है जो उसका जो है सिलेबस और प्रीवियस ईयर जो है सेट के सॉल्व्ड पेपर में आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मैं एक सीरीज़ के ज़रिए जो है स्टेट एलिजिबिलिटी के टेस्ट जो है जितने भी विषय में हुए हैं उन सभी को मैं सॉल्व करके आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूंगा और ख़ासकर राजनीति विज्ञान जो सेट के पेपर हुए हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो पेपर हुए हैं वो मैं सॉल्व करके आप लोगों के बीच सबसे पहले प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जो लोग जो है सेट क्वालिफाई करके स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि इससे आप हिमाचल प्रदेश में जो है किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और आप कमीशन देकर जो है कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं। उसके लिए पहले सेट को स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करना होता है। जब आप जो है बीए करते हैं, बीए के बाद एमए आप जिस सब्जेक्ट में करते हैं तो तब आप जो है एमए के दौरान ही आप एलिजिबल हो जाते हो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के लिए। यदि आप ये टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप कॉलेज कैडर कमीशन में बैठ सकते हैं। तो यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उनके लिए जो सेट की तैयारी के लिए मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है की एक सीरीज़ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये जो पेपर्स है ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। यदि आप जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो एच पी पी एस सी द्वारा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया जाता है हिमाचल प्रदेश में के कॉलेजेस में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, तो उस जो है टेस्ट का मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और ख़ासकर मैं इसमें जो है पेपर वन सबके लिए डिस्कस करूँगा। पेपर वन सबके लिए सेम रहता है और साथ में मैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए सिलेबस डिस्कस करूँगा कि पॉलिटिकल साइंस के लिए जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में पेपर टू में क्या क्या सिलेबस रहता है और पेपर वन में सबके लिए डिस्कस करूँगा। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जैसे ही मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के जो है वीडियोज़ अपलोड करता हूँ आपको जो है लेटेस्ट अपडेट जो है मिलते रहें। तो चलिए, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2018 से नेट सेट का जो पेपर पैटर्न है वो बदल गया है। 2018 से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2018 ऑनवर्ड से जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो उससे आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं कमीशन में। अगर आपका कमीशन क्वालिफाई हो जाता है तो आप जो है वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और जो सेट है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यह प्रत्येक राज्य अपना जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाता है। तो उसी राज्य में जिस राज्य का आपने जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है पास किया है तो उसी राज्य में आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो है बन सकते हैं वहाँ के कॉलेजेस में, सरकारी कॉलेजेस में। तो 2018 से जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नेट है, इनका पेपर पैटर्न बदल गया है। इनका जो है सिलेबस भी बदल गया है, इनका जो है पेपर पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। तो हमारे लिए यह जानना आवश्यक होगा कि पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या चेंजेस जो है पैटर्न में किए गए हैं। तो जो यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये जो है एच पी पी एस सी का ओल्ड पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम है, अर्थात 2018 से पहले जिस प्रकार जो है सेट कंडक्ट किया जाता था, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट किया जाता था, तो उसमें मुख्यतः जो है तीन पेपर होते थे। कितने पेपर होते थे? 3। तो फर्स्ट पेपर जो है जनरल एप्टीट्यूड का होता था, जिसको जो है जनरल एप्टीट्यूड का जो है नाम दिया जाता था। इसमें जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे और एक जो है प्रत्येक जो प्रश्न होता था वो 2 मार्क्स का होता था। तो ये टोटल ये 50 जो प्रश्न थे यह 100 नंबर का होता था और 75 मिनट में यह जो है कंप्लीट करना होता था। ये जो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ सिलेबस, यह 2018 से पहले का है,
क्योंकि मैं 2018 से पहले के प्रीवियस पेपर भी आप लोगों के बीच सॉल्व करके प्रस्तुत करूँगा। तो अब उसमें पाएँगे कि वहाँ पर 3 पेपर होंगे। एक जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होगा जो 50 जो है जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न जो है उसमें रहेगा। और जो पेपर 2 और 3 होता है, तो जो पेपर सेकंड होता है वो 2 चरणों में होता है, अर्थात पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड का होता है, ये सबके लिए होता है। पेपर सेकंड जो है सब्जेक्ट का होता है। उदाहरण के लिए कोई स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस का है, उसने एमए पॉलिटिकल साइंस की है, तो उसका जो सेकंड पेपर होगा वो पॉलिटिकल साइंस का होगा और उसमें 2 पेपर होंगे। तो इसमें जो दूसरा पेपर होता है वो होता था 50 जो है क्वेश्चन इसमें पूछे जाते थे और यह जो है 100 नंबर का होता था, ठीक है? और जो तीसरा जो पेपर होता था वो जो है इसमें 75 प्रश्न पूछे जाते थे और यह जो है 2 नंबर का एक प्रश्न इसमें होता था। यदि आप 75 इंटू 2 करेंगे तो ये जो है 150 मार्क्स जो है होते हैं। यदि आप जो है इन सब का टोटल जो है अगर आप करेंगी तो ये जो है 300 जो है टोटल होता था, अर्थात 300 मार्क्स से जो है आपकी जो है जो क्वालिफिकेशन है या जो आप सेट क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया है उससे डिसाइड करते थे। ये तो था ओल्ड पैटर्न जो 2000 जो है 18 से पहले जो है चला आ रहा था, अर्थात जिन लोगों ने 2018 से पहले सेट क्वालिफाई किया है तो उन्होंने इस पैटर्न में एग्ज़ाम दिए थे। जनरल एप्टीट्यूड का पेपर सभी लोगों के लिए एक तरह का होता है और जहाँ पर डिफरेंस आता है वो है सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट में चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स हो या साइंसेस हो, तो सबको जो है पेपर 2 के 2 पेपर आते थे। लेकिन 2018 में अब जो है पेपर पैटर्न जो है चेंज कर दिया गया है, चाहे वो नेट का हो, चाहे वो सेट का है। तो जो वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो 2000 जो है 18 के बाद 2019 में जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया गया है, तो उसमें अब जो है क्या किया गया है, पहले जो जो 3 पेपर होते थे, अब जो है 2 ही पेपर होते हैं। पहला पेपर जो है जर्नल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड रहेगा। ये इसमें जो है 50 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा और यह जो है कुल जो है 100 मार्क्स का होगा और 1 आवर्स में 1 घंटे में आपको वह पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होगा। पहला पेपर सबके लिए सेम रहेगा, जो है जनरल एप्टीट्यूड का पेपर सबके लिए सेम रहेगा, चाहे वो साइंसेस से हो, चाहे वो आर्ट्स से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, तो यह पेपर सबके लिए सेम रहता है जनरल एप्टीट्यूड का। तो सेकंड पेपर जो है सब्जेक्ट पेपर का होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो आप राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हैं, तो जो दूसरा पेपर होगा वो जो है उसमें 100 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो वह सब्जेक्ट पर बेस होगा और 100 जो प्रश्न होंगे 2 नंबर के होंगे और ये टोटल जो है 200 नंबर का जो होगा। अगर आप इनका टोटल करेंगे ये तो टोटल आपको जो है 300 के जो है 300 मार्क्स जो है दोनों पेपर्स का होता है और मेरिट जो है 300 मार्क्स में से काउंट की जाती है। तो सब्जेक्ट जो दूसरा पेपर होता है वो सब्जेक्ट पर बेस्ड होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी पॉलिटिकल साइंस का किसी का जो है, अगर किसी की एमए पॉलिटिकल साइंस में है तो पॉलिटिकल साइंस का होगा, किसी की हिस्ट्री में है तो उसका सेकंड पेपर हिस्ट्री का होगा, किसी का इकोनॉमिक्स का होगा, किसी का इंग्लिश का होगा, किसी का कॉमर्स का होगा, किसी का जूलॉजी का होगा, बायोलॉजी का होगा। तो 2018 से जो है नेट सेट का पैटर्न बदल गया है। पहले जो 3 पेपर होते थे, एक जनरल एप्टीट्यूड का पेपर और 2 सब्जेक्ट के पेपर होते थे 2018 से पहले, लेकिन 2018 के बाद अब जो है एक जनरल एप्टीट्यूड का जो है पेपर होता है और एक ही सब्जेक्ट का पेपर होता है और सब्जेक्ट का पेपर जो है 100 प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, 200 नंबर का होता है और जनरल एप्टीट्यूड का पेपर जो है उसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो जो है 2 नंबर का एक होता है तो 100। तो टोटल जो सेट और नेट का पैटर्न है उसमें 300 जो है मार्क्स होते हैं। 2 आवर्स में आपने जो है सेकंड पेपर को अटेम्प्ट करना होता है और 1 घंटे में आपने फर्स्ट पेपर को अटेम्प्ट करना। तो ये एचपीपीएससी का न्यू पैटर्न है जो अभी जो है एग्ज़ाम होने वाला है अगले 2 मंथ में जो है सेट का, तो वो इस जो है नए पैटर्न पर बेस्ड होगा। तो आप इसके हिसाब से तैयारियां करते रहें। तो ये है न्यू पैटर्न एच पी पी एस सी सेट जो होगा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो उसके बेस पर होगा। और ये इसका जो है एक पेपर है मेरे पास, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा 2019 का। उसके बाद में जो है इससे पीछे जो सेट के पेपर हुए हैं वो भी आप लोगों के बीच सॉल्व करके प्रस्तुत कर दूंगा। तो चलिए अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो है एचपी जो है सेट सिलेबस पेपर 1। जो पेपर 1 है, जो 50 मार्क्स का जो है, जो 50 प्रश्न आते हैं
पेपर वन में जो 50 मार्क्स आते हैं, और ये जो 50 क्वेश्चन आते हैं ये 2-2 नंबर के हैं, तो यह जो है टोटल होता है 100 मार्क्स का। यह पेपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, यह सबके लिए सेम होता है, चाहे पॉलिटिकल साइंस वाले हो, इकोनॉमिक्स वाले हो, चाहे साइंसेज के हो, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो पेपर वन सबके लिए सेम रहता है। तो पेपर वन का जो है सब्जेक्ट मैटर है वो क्या रहता है एच पी सेट में, तो यह जो इसका जो सब्जेक्ट का जो टाइटल दिया गया है सिलेबस में वो है जर्नल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इसका जो है टाइटल रहता है। और इसका जो सिलेबस है पेपर वन जो है सबके लिए सेम होता है। तो इसका जो सिलेबस है वो मेनली जो है 4-5 यूनिट में डिवाइड किया गया होता है। तो यूनिट वन में जो चीज़ें आपसे पूछी गई होती है, तो इसमें जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो है आपको प्रश्न आते हैं, जैसे टीचिंग के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग मेमोरी, ये जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछा जाता है, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, इसके अलावा जो है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर, एकेडमिक सोशल इमोशनल एंड कॉग्निटिव इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। इस प्रकार का जो है आपको जो है तैयारी करनी होती है, और आपको जो है इस प्रकार के टॉपिक पर फोकस करना होता है। मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड, स्वयं जो है स्वयं प्रभा, एम ओ सी सीज एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें आपको जो है क्लियरली थॉरोली जो है डीपली स्टडी करनी होती है, और यूनिट वाइज आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और इसकी जो है किताबें भी मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा कि कौन कौन सी किताबें आप रेफ़र कर सकते हैं, चाहे वो जर्नल पेपर वन हो या पेपर टू हो सब्जेक्ट का, उसके लिए आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो यूनिट वन में जो और चीज़ें पूछी जाती है वो पूछा जाता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल मॉडर्न एंड जो आईसीटी बेस्ड है, ये जो है क्या है। और इसके अलावा पूछा जाता है कि इवेल्युएशन सिस्टम, एलिमेंट्स एंड टाइप ऑफ इवेल्युएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशन इन इवेल्युएशन। तो ये सारे टॉपिक आपको जो है कवर करने चाहिए, इनके आप अच्छे से नोट्स बनाएं, तभी आप जो है अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएंगे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करने में। तो यूनिट टू में जो प्रश्न पूछे जाते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि जर्नल पेपर होता है तो इसमें जो है रिसर्च एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है। रिसर्च का आपसे मीनिंग पूछा जाता है, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, ठीक है, मेथड ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, thesis and article writing format and styles of references, application of ICT in research ethics। तो ये रिसर्च एप्टीट्यूड जो है से संबंधित जो है टॉपिक है जो आपको क्लियर करने हैं, जिनमें आपकी जो है डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो यूनिट थ्री जो पूछा जाता है वो कॉम्प्रीहेंशन पूछी जाती है इसमें पेपर वन में, ए पैसेज ऑफ टेक्स्ट बी गिवन, क्वेश्चन बी आस्क्ड फ्रॉम पैसेज टू बी आंसर्ड। तो कॉम्प्रीहेंशन को जो है समझ कर आपको आंसर देने होते हैं। तो यूनिट फोर जो पूछा गया होता है वो होता है कम्युनिकेशंस, कि संचार क्या है, कम्युनिकेशन मीनिंग्स, टाइप्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, वर्बल एंड नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल एंड कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशंस, एंड बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटीज़। तो ये कम्युनिकेशन के संदर्भ में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कम्युनिकेशन का मॉडल्स क्या है, तो ये वाले टॉपिक्स भी आपको जो है क्लियरली जो है अंडरस्टूड होने चाहिए। और लास्ट वाला जो पार्ट होता है पेपर वन में वो होता है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो टाइप्स ऑफ रीजनिंग, चाहे वो नंबर रीजनिंग हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, तो या चाहे वो नंबर सीरीज हो, ये सब आपको आनी चाहिए। नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, कोड्स है, रिलेशनशिप्स है, तो ये सब आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है एक दो प्रश्न आते हैं। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशो, प्रपोर्शन, ये क्योंकि इसके में पेपर वन के आपको जो है सॉल्व पेपर जो है वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा, तो तब आपको और अच्छे से पता चलेगा कि कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। परसेंटेज,
प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग। तो डेटा इंटरप्रिटेशन का प्रश्न भी पूछा जाता है, तो आपको डीआई भी आनी चाहिए। तो पेपर वन की तैयारी के लिए जो बुक्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, और आप जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो पेपर वन सबके लिए होता है, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, चाहे वो साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, इसका सिलेबस सबके लिए सेम रहता है। तो जहाँ पर डिफरेंस आता है इसमें जो है लॉजिकल रीजनिंग यूनिट 6 है, रीजनिंग के पार्ट को और बढ़ाया गया है। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर, आर्गूमेंट, आर्गूमेंट फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोविजन, मूड एंड फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल fallacies, यूज ऑफ लैंग्वेज, कैनोटेशंस, डिनोटेशंस ऑफ टर्म्स, क्लासिकल स्क्वायर ऑपोजिशन। तो अगला जो टॉपिक इसमें पूछा जाता है, इवेल्युएटिंग, डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। और एनालॉजीज के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। एनालॉजीज, बीन डायग्राम, सिंपल मल्टीपल यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग वैलिडिटी ऑफ आर्गूमेंट, इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज, इसके बाद जो है प्रोनामाज, ठीक है, और परसेप्शन, इंटरफेरेंस, ये सब परिणाम पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमाना, इन्फ्लुएंस, व्यापति, ये सब जो है आपको जो है ये जो है टॉपिक आपको क्लियर करने चाहिए। और स्पेशल जो है डाटा इंटरप्रिटेशन पे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। सोर्सेज, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एंड गवर्नेंस। और जो लास्ट यूनिट इसमें होता है वो होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी, जर्नल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव फॉर हायर एजुकेशन, आईसीटी एंड गवर्नेंस। तो ये जो है आपके पास जो है ये जो है पेपर वन का मैं अभी जो है सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। जो लास्ट यूनिट होता है इसमें वो होता है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन एंड environment interaction, anthropogenic activities and their impact on environment, environmental issues, local, regional, global, air pollutions, water pollution, soil pollution, noise pollution, waste, solid, liquid, biomedical hazard, electronic, climate change, and socio-economic and political dimension, and impact of pollutant of on human health, natural energy resources, solar, wind, soil, hydrogeothermal energies, natural hazard and disasters, and mitigation and strategy, Environmental Protection Act 1986, National Action Plan on Climate Change, International Agreement Efforts, Monitoring Protocol, Rio Summit Convention, Biodiversity, Kyoto Protocol एंड पेरिस एग्रीमेंट। ये सब आपको आने चाहिए। जितने भी एग्रीमेंट क्लाइमेट को लेकर किए गए हैं इनमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो इसमें लास्ट यूनिट होता है वो होता है हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एनिशेंट इंडिया के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। इसके अलावा ओरिएंटल कन्वेंशन एंड नॉन कन्वेंशन लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो है सिलेबस है पूरा पेपर वन का। यह पेपर वन सभी लोगों के लिए एक समान रहता है, चाहे वो जो है आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे वो किसी और प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हो। तो पेपर वन सबके लिए सेम रहता है। तो जहाँ पर डिफरेंस होता है वो होता है पेपर टू को लेकर, क्योंकि पेपर टू यदि आपका जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन, यदि आपका पीजी, यदि आपका मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस में हुआ है तो आपका सेकंड पेपर जो है पॉलिटिकल साइंस का होगा। यदि आपका हिस्ट्री में है एमए तो आपका हिस्ट्री का होगा। यदि आपका जो है जो एमए है वो इकोनॉमिक्स में है तो इकोनॉमिक्स में होगा। यदि यदि आपका एम कॉम है तो एम कॉम का जो है कॉमर्स में होगा। तो इस प्रकार जो पेपर सेकंड है वो सबका जो है अलग रहता है। तो जो मैं पेपर सेकंड यहाँ पर जो है डिस्कस कर रहा हूँ वो सिर्फ जो है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए है। पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट जो पेपर टू दे रहे हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो है उनके लिए मैं सिलेबस जो है डिस्कस कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस जो पेपर सेकंड है उसमें जो है कौन कौन सी जो है यूनिट है, उनका जो है सेट का सिलेबस क्या है 2000 जो है 18 के बाद जो है जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए। तो सेट सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का जो है 2018 के बाद का
जो पैटर्न है वो है, सबसे पहला जो यूनिट है वो है पॉलिटिकल थ्योरी। राजनीतिक सिद्धांत में जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, बहुत सारी जो है अवधारणाएं पूछी जाती है। तो ये सब आपको बहुत क्लियर जो है आनी चाहिए कि लिबर्टी क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है, इक्वालिटी के डायमेंशन क्या है, जस्टिस क्या है, राइट्स क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, पावर क्या है, सिटीजनशिप क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली जो है अंडरस्टूड होने चाहिए। और पेपर सेकंड की पुस्तकें भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि आप कौन कौन सी पुस्तकें जो है इन टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए जो है पढ़ सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक है इसमें वो है पॉलिटिकल ट्रेडिशन, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये कॉन्सेप्ट्स जो है आपको क्लियर करने चाहिए कि लिबरलिज्म क्या है, कंजर्वेटिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, फेमिनिज्म क्या है, इकोलॉजिज्म क्या है, मल्टीकल्चरिज्म क्या है और पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको डिफरेंट जो है पुस्तकों में मिल जाएंगे जहाँ से आप इनको क्लेरिफाई कर सकते हैं। तो जो यूनिट 2 पूछा जाता है वो पूछा जाता है पॉलिटिकल थॉट से, चाहे वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो, इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो। तो जैसे सबसे पहले शुरू किया जाता है कॉन्फ्यूशियस से, प्लेटो, प्लेटो के बारे में पूछा जाता है, प्लेटो की रचनाएं, उनकी जो फिलॉसफी कैसी थी, एरिस्टोटल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैकियावेली हो, हॉब्स हो, लॉक हो, रूसो हो, हीगल हो, चाहे मैरी वुllstonecraft हो, जॉन स्टुअर्ट मिल हो, कार्ल मार्क्स हो, ग्रामशी हो, हन्ना अरेंडित हो, फ्रेंड्स फैनन हो, माओ जेडोंग हो, जॉन रॉल्स। तो इन सभी के सभी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज दी है स्टेट के रिगार्डिंग, और या इन्होंने कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं, इनकी क्या क्या थ्योरीज रही है। तो उसका ज्ञान भी आप लोगों को होना चाहिए। पॉलिटिकल थॉट में ये पूछा जाता है। और इंडियन पॉलिटिकल थॉट से जो थिंकर पूछे जाते हैं वो है धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अगनसुता, बरवानी को जो है सॉरी बरानी को पूछा जाता है, कबीर, पंडिता रामाबाई है, बाल गंगाधर तिलक जी है, स्वामी विवेकानंदा है, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी है, श्री अरविंदो घोष है, पेरियार ए बी रामा स्वामी है, मोहम्मद इकबाल है, एम एन रॉय है, बी डी सावरकर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जे एल नेहरू है, राम मनोहर लोहिया जी है, जयप्रकाश नारायण है, दीनदयाल उपाध्याय। तो ये सभी के सभी विचारक इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आते हैं, भारतीय राजनीतिक चिंतन में आते हैं। तो इन सभी के जो विचार है राज्य के संबंध में है, चाहे जो भी इन्होंने रचनाएं लिखी है, इनके जो कॉन्सेप्ट्स है वो आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। तो यूनिट 4 जो पूछा जाता है वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से, तुलनात्मक राजनीति से, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। जो अप्रोचेस जो तुलनात्मक राजनीति की है, इंस्टीट्यूशनल संस्थात्मक है, या जो है पॉलिटिकल कल्चर है, पॉलिटिकल इकोनॉमी है, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है, जो कंपैरेटिव मेथड है, वो अप्रोचेज आपको आनी चाहिए। और इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट्स है, कॉलोनियलिज्म एंड डी कॉलोनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स एंड डी कॉलोनाइजेशन, इस ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होने चाहिए। नेशनलिज्म एंड यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। स्टेट जो थ्योरी जो है स्टेट थ्योरी, डिबेट ओवर नेचर ऑफ द स्टेट इन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट सोसाइटी, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, वेलफेयर स्टेट, ग्लोबलाइजेशन एंड जो है नेशन स्टेट्स। तो स्टेट की थ्योरी जो है जो भी है ये आपको जो है समझ होनी चाहिए। पॉलिटिकल रिजीम, डेमोक्रेटिक, इलेक्ट्रल, लिबरल हो, चाहे मेजोरिटेरियन हो, पार्टिसिपेटरी हो, तो सभी जो है इलेक्ट्रल जो है रिजीम्स का आपको पता होना चाहिए। एंड नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स जो है पैट्रीमोनियलिज्म, ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरियनिज्म एंड फासिस्ट। तो इन सब का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एमरजेंसी पावर एंड क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये टॉपिक भी आपका क्लियर होना चाहिए। डेमोक्रेटाइजेशन, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन एंड कंसोलिडेशन, डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी, मॉडर्नाइजेशन, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी, स्ट्रक्चर ऑफ पावर, रूलिंग क्लास, पावर एलिट एंड डेमोक्रेटिक एलिटिज्म, एक्टर एंड प्रोसेसेस, इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं, सोशल मूवमेंट क्या है, न्यू सोशल मूवमेंट्स क्या होती है, एनजीओज का रोल्स क्या है, सिविल सोसाइटीज कैंपेन्स क्या है, और रेवोल्यूशंस क्या होती है। यूनिट 5 में जो है इंटरनेशनल रिलेशन पूछा जाता है, अप्रोचेज टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशन, जिन जो है अप्रोचेज से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो आदर्शवाद हो, आइडलिज्म हो, चाहे वो यथार्थवाद
हो, चाहे वो संरचनात्मक जो है मार्क्सवाद हो, न्यू लिबरलिज्म हो, न्यू रियलिज्म हो, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म हो, क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी हो, फेमिनिज्म हो, पोस्ट मॉडर्निज्म हो, तो इन सभी अप्रोचेस का इंटरनेशनल में आपको जो है ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और जो कॉन्सेप्ट है कि स्टेट क्या होता है, स्टेट सिस्टम क्या है, नॉन स्टेट एक्टर क्या है, पावर क्या है, सोवरेनिटी क्या है, सिक्योरिटी क्या है, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल जो है मेथड्स क्या है, ये सब भी आपको आने चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस, चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या होते हैं, डिटरेंस क्या होता है न्यूक्लियर जो है वेपन के संदर्भ में, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस रेजोल्यूशन क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। और यूनाइटेड नेशंस का आपको पता होना चाहिए कि इसके एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसके ऑर्गन कितने हैं, इवेल्युएशन ऑफ द वर्किंग और जो है यूएन, पीस एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव क्या है, ह्यूमनिटेरियन जो है इंटरवेंशन क्या है, इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ आईआर, ग्लोबलाइजेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्लोबल गवर्नेंस एंड ब्रेटन वुड्स सिस्टम है, नॉर्थ साउथ डायलॉग क्या होता है, डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जी20 जो है ग्रुप क्या है, ब्रिक्स क्या है और ब्रिक्स के डायमेंशन क्या है। इसके अलावा रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ईयू हो, यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो जो है अफ्रीकन यूनियन हो, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो या आसियान हो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल, इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कॉन्टेम्प्रेरी चैलेंजेस जो है, इंटरनेशनल टेररिज्म हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल जो है कंसर्न्स हो, ह्यूमन राइट्स हो, जो है माइग्रेशन हो या रिफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम हो, पावर्टीज़ एंड डेवलपमेंट हो, रोल ऑफ रिलीजन हो, चाहे वो कल्चर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो, ये सब भी आपको क्लियर होने चाहिए। अब बात करते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी से कौन कौन से टॉपिक्स है। वो है पर्सपेक्टिव ऑन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज़ आइडेंटिटी एज पोस्ट कलोनियल डेवलपमेंट, राइजिंग पावर एज एमर्जिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो ये टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, प्रिंसिपल एंड डिटर्मिनेंट्स, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है आपको आनी चाहिए कि यह कब शुरू हुई थी, क्या क्या इसके आंदोलन है, कहाँ हुई और वर्तमान समय में इसकी रेलिवेंस क्या है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, रेलिवेंस ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट, इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी भी आपको आनी चाहिए। इंडियाज़ रिलेशन विद मेजर पावर, यूएसए, रशिया एंड पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो इनके साथ जो है इंडिया के रिलेशन कैसे हैं, यूएसए के साथ, यूएसएसआर, रशिया के साथ इंडिया के रिलेशन कैसे है, चाइना के साथ, ये भी आपको करंट सिनेरियो में पता होना चाहिए। इसके अलावा इंडियाज़ engagement with multipolar world, India's relation with European Union, BRICS, ASEAN, Shanghai Cooperation, African Union, South African Development Community, Gulf Cooperation Councils, और इसके अलावा इंडियाज़ रिलेशन विद नेबरहुड लाइक सार्क, गुजराल डॉक्ट्राइन क्या था, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट जो है, लुक बेस्ट पॉलिसी क्या है, ये सब भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि लुक ईस्ट लुक बेस्ट पॉलिसी इंडिया की क्या है। इंडियाज़ नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज इन इंटरनेशनल रिजीम्स, द यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका भी आपको जो है अध्ययन करना होगा। कॉन्टेम्प्रेरी चैलेंजेस जो है, चाहे वो मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी हो, चाहे वो माइग्रेंट और रिफ्यूजीज़ की सिक्योरिटीज़ हो, वाटर रिसोर्सेज हो, इंटरनेशनल टेररिज्म हो, साइबर सिक्योरिटी हो, तो ये कॉन्टेम्प्रेरी चैलेंजेस पर भी आपको जो है बहुत अच्छे से इनका भी अध्ययन करना चाहिए। जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया जो है, इसमें जो है अलग से जो है इंडियन गवर्नमेंट के संदर्भ में पूछा जाता है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉलोनियलिज्म हेरिटेज एंड कंट्रीब्यूशन, इंडियन नेशनल मूवमेंट टू द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आपको पता होना चाहिए, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, आइडियोलॉजिकल मूविंग्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स क्या क्या हुई थी, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रियम्बल्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या क्या दिया गया है, या इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, सोशल चेंज हो, नेशनल यूनिटी हो, चेक्स एंड बैलेंसेस, बेसिक स्ट्रक्चर डिबेट हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो, तो इनका ज्ञान भी आपको होना चाहिए। यूनियन जो एग्जीक्यूटिव है, जो पार्लियामेंट है, उसमें जो है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कैसे चुना जाता है, प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है, उनके कार्य क्या क्या है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, संसद जो है कैसे काम करता है, यूनियन पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, रोल और इसकी फंक्शनिंग
पोलिसिंग है, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ क्या-क्या है ना? इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल एक्टिविज़्म के बारे में पूछा जाता है और जुडिशियल रिफॉर्म के संबंधी भी पूछा जाता है। इसके अलावा जो है प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर इन द स्टेट्स, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, फेडरलिज्म इन इंडिया, स्ट्रॉन्ग सेंटर फ्रेमवर्क और asymmetrical फेडरल प्रोविजन एंड एडेप्शन, रोल ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, इंटरस्टेट काउंसिल, अमर्जिंग ट्रेंड। तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर होना चाहिए। फेडरलिज्म क्या है, जो स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है फ्रेमवर्क है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जो इलेक्ट्रल प्रोसेसेस है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रल प्रोसेसेस जो पूछी जाती है वो है इलेक्ट्रल प्रोसेसेस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, रूल्स, इलेक्ट्रल रिफॉर्म, लोकल गवर्नमेंट के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में, इनकी फंक्शनिंग और रिफॉर्म, और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी जो बॉडी है, चाहे वो कैग है, चाहे वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है, इन माइनॉरिटीज़ है, इन सब का भी आपको ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा जो यूनिट 8 है उसमें है पॉलिटिकल प्रोसेसेस, कि इंडिया में जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस है वो क्या क्या होती है। पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया, स्टेट इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट एंड डेवलपमेंट प्लानिंग मॉडल, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीमेंटेशन है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, चाहे वो रिलीजन है, ट्राइब है, कास्ट है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, सोशल मूवमेंट में जो है दलित, ट्राइबल, वुमेन और फार्मर लेबर मूवमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स में जो है नॉन पार्टी, सोशल फॉर्मेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एक्शन ग्रुप्स का आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, स्टेट्स एज ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिट्स, सब स्टेट रीजन, रीजनल डिस्पैरिटीज, डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स, इसका भी आपको जो है ज्ञान होना चाहिए। जेंडर एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, इशू ऑफ इक्वालिटी एंड रिप्रेजेंटेशन, ये टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए, चाहे वो फेमिनिज्म हो, ठीक है, पेट्रियार्की हो, मैट्रियार्की हो, ये सब क्लियर होना चाहिए। आइडियोलॉजी ऑफ सोशल बाइसिस, सोशल बेसिस, पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज, ये टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, पार्टिसिपेशन, कंटेस्टेशन, रिप्रेजेंटेशन, अमर्जिंग ट्रेंड्स, ये वाला टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछा जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग, एवोल्यूशन, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, अप्रोचेज, थ्योरीज, डिसीजन मेकिंग, चाहे वो इकोलॉजिकल अप्रोच हो, ये सब आपको आनी चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, रैशनल चॉइस थ्योरी और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, डेवलप एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसका ज्ञान भी आपको होना चाहिए। इसके अलावा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और प्रश्न पूछे जाते हैं, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और जो अगला टॉपिक पूछा जाता है वो है थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरीज क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या होती है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी क्या होती है, ह्यूमन राइट थ्योरीज क्या होती है, एंड मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, जो अगला टॉपिक है कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज किया जाता है, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप एंड मोटिवेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है, थ्योरी एंड प्रिंसिपल ऑफ चेस्टर बर्नार्ड है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशनल जो मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैरी पार्कर फॉलेट है। इसके अलावा जो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है पीटर ड्रकर के द्वारा जो दिया गया है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पीटर ड्रकर का आपको आना चाहिए। तो ये टॉपिक जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर भी मैं पुस्तक बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर देखना। तो ये जो है टॉपिक जो है क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा जो यूनिट 10 पूछा जाता है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है तो इसलिए आपको जो है स्ट्रेटजिकली जो है स्टडी करनी चाहिए। गवर्नेंस एंड पब्लिक जो है पॉलिसी इन इंडिया, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, रोल ऑफ स्टेट, सिविल सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, accountability and control, institutional mechanism for checks and balances, legislative control and executive administrative
एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटी, जुडिशियल कंट्रोल ओवर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, करप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्म, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जैसे फॉर गुड गवर्नेंस, आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, सिटीजन चार्टर है, ग्रीवियंस रिडेस सिस्टम है, ओम्बड्समैन है, लोकपाल है, लोकायुक्त है। इनका भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि लोकपाल क्या है, लोकायुक्त क्या है और ये कैसे जो है नियुक्त किए जाते हैं। ग्रास रूट्स जो है गवर्नमेंट्स के बारे में पूछा गया है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है स्थानीय जो है स्तर पर और जो है शहरी स्तर पर, और उनकी फंक्शनिंग क्या क्या है। इसके अलावा जो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग और डेवलपमेंट में पूछा जाता है कि डिसेंट्रलाइज प्लानिंग क्या होती है ना, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, पास्ट पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट क्या होता है, ई गवर्नेंस क्या होता है, नीति आयोग क्या होता है। तो ई प्रशासन क्या होता है, नीति आयोग क्या है, इसके काम क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। पब्लिक पॉलिसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चाहे वो पब्लिक पॉलिसी हो विद ए स्पेशल रेफरेंस टू हाउसिंग, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, फूड सिक्योरिटी एंड मनरेगा, चाहे वो जो है एनएचआरएम हो, नेशनल जो है रूरल मिशन हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, आरटीई हो, तो ये सब टॉपिक भी आपको क्लियर होने चाहिए। तो मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, मैकेनिज्म ऑफ मेकिंग गवर्नेंस प्रोसेस अकाउंटेबल, जो है जन सुनवाई हो, सोशल ऑडिट हो, ये सारे टॉपिक जो है आपके क्लियर होने चाहिए। तो ये है एच पी पी एस सी सेट का सिलेबस। पॉलिटिकल साइंस के लिए पेपर 2 मैंने आपसे डिस्कस किया और पेपर 1 मैंने जो है बिगिनिंग में आपसे डिस्कस किया था। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इसके बाद जो है मैं वीडियोस अपलोड करूंगा प्रीवियस ईयर पेपर की, तो वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन एरिया से प्रश्न पूछे गए थे और आप किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर